न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की ओर वैश्विक दक्षिण का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। जैसे जैसे गुलामी झेल चुके देश अपना इतिहास दोबारा अपनाने लगे हैं, मिलकर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को खुलकर जी रहे हैं, वैसे वैसे ग्लोबल साउथ एक बदलाव की ताकत बनकर उभर रहा है। लंबे समय तक पश्चिमी मीडिया ने विकासशील और गरीब देशों को जिस नज़र से दिखाया, उसे थर्ड वर्ल्ड गेज कहना गलत नहीं होगा। उनकी रिपोर्टिंग में इन देशों की सिर्फ कुछ खास तरह की खबरें ही दिखाई देती थीं, जैसे गरीबी, भूख, बीमारी, मौत और अंधविश्वास। इन बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर और सनसनीखेज अंदाज में पेश किया जाता था। कुल मिलाकर पश्चिमी मीडिया का रवैया नकारात्मक और पूर्वाग्रह से भरा होता था। वह इन देशों को अब भी उनके औपनिवेशिक अतीत और गुलामी की छाया में देखता था। यही वजह थी कि उनकी असली समस्याओं को गहराई से नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें सतही रूप से और पुराने रूढ़िवादी सोच के साथ एक्सोटिक यानी अजीब और रहस्यमय तरीके से पेश किया गया। तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड शब्द की उत्पत्ति शीत युद्ध के दौर में हुई थी। शुरुआत में इस शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं था। इसका इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता था जो न तो नाटो और न ही वारसा संधि वॉर्सो पैक्ट के गुट में शामिल थे। यह शब्द मूल रूप से फ्रांसीसी इतिहासकार अल्फ्रेड सौवी द्वारा 1952 में गढ़ा गया था। इसका प्रयोग उन विकासशील देशों के लिए किया गया था जो उस समय तक भी उपनिवेशवाद के अधीन थे। बाद में समाजशास्त्री पीटर वॉर्सले ने इस शब्द का दायरा बढ़ाते हुए इसका इस्तेमाल गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से जुड़े देशों के संदर्भ में किया। लेकिन धीरे धीरे तीसरी दुनिया शब्द की छवि खराब होती चली गई। पश्चिमी मीडिया ने इसका विकृतीकरण कर इसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और फिर थर्ड वर्ल्ड एक ऐसा शब्द बन गया जिसके माध्यम से विकासशील देशों को गरीब, गंदे, गंदगी से भरे और अस्थिर बनाना रिपब्लिक्स यानी खोखले व भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में पेश करने का ट्रेंड शुरू हो गया। 1969 में अमेरिकी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता कार्ल ओगेल्सबी ने वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग पहली बार किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जिनका साझा इतिहास उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से जुड़ा था। वियतनाम युद्ध के दौरान कैथोलिक जर्नल कॉमनवील में प्रकाशित एक लेख में ओगेल्सबी ने कहा था कि वैश्विक दक्षिण पर उत्तर का प्रभुत्व एक अन्यायी और असहनीय वैश्विक व्यवस्था को जन्म दे रहा है। किंतु ग्लोबल साउथ शब्द को व्यापक मान्यता शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के विघटन के बाद ही मिलनी शुरू हुई। विकासशील और अविकसित देशों को संदर्भित करने के लिए इसे एक ज्यादा संतुलित और तटस्थ शब्द के रूप में देखा गया, जबकि थर्ड वर्ल्ड शब्द में एक तरह का हीनता और उपेक्षा का भाव झलकता था, जो विकासशील और अविकसित देशों को आपत्तिजनक लगता था। आज की बदलती दुनिया में वैश्विक दक्षिण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 सालों को इसके उभार का दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज ग्लोबल साउथ उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र से ज्यादा जवाबदेही की मांग कर रहा है। ये वही संस्थाएं हैं जो अब भी उपनिवेशकाल की बनाई हुई ताकतों के असर को दिखाती हैं, या कहें कि वैश्विक उत्तर के वर्चस्व को ही सही मानती हैं। भारत जैसे देशों की कोशिशों से ग्लोबल साउथ का उभार सिर्फ भूराजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी असली ताकत है एक गहरी सभ्यतागत और सांस्कृतिक जागरूकता और एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की कोशिश जो सबके लिए न्यायपूर्ण और समान हो। ग्लोबल साउथ की एकता एक ऐसी दुनिया की मांग करती है जो उपनिवेशवादी सोच और गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह आजाद हो। अगले कुछ भागों में हम ग्लोबल साउथ के सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल साउथ की परिभाषा
भूगोल नहीं। इतिहास वैश्विक दक्षिण कोई पारंपरिक समूह नहीं है, न ही यह कोई ऐसा गुट है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। ग्लोबल साउथ की ग्रुपिंग भूगोल पर आधारित नहीं है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, इसे लेकर भी कोई विशेष सहमति नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और पश्चिम एशिया के देशों के लिए किया जाता है। इन भिन्न भिन्न क्षेत्रों को जो पहलू एक सूत्र में जोड़ता है, वह है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का साझा इतिहास। इन देशों ने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का सामना किया है जिसे पश्चिमी ताकतों ने बनाया था, एक ऐसी व्यवस्था जो औपनिवेशिक शोषण, अत्याचार, सांस्कृतिक बदनाम करने, इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश करने और संसाधनों की लूट पर टिकी थी। इसलिए वैश्विक दक्षिण को केवल आर्थिक स्थिति से समझना पर्याप्त नहीं है। इसे सही तरीके से समझने के लिए उसके उपनिवेशवादी अतीत को देखना जरूरी है। इस संदर्भ में चीन की भूमिका बेहद दिलचस्प और विरोधाभासी है। भले ही वह सीधे तौर पर कभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं रहा, लेकिन उसने आर्थिक साम्राज्यवाद के दंश को बखूबी झेला है। यह चीन के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसने उसके राष्ट्रीय स्वाभिमान को छलनी करके रख दिया। इतिहास में मिले अपमान और लगातार हुए प्रतिरोध ने चीन के सामूहिक मनोविज्ञान पर गहरा असर डाला है, जो आज उसकी आक्रामक वैश्विक भूमिका में साफ दिखता है। पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ चीन का खुला विरोध और पश्चिमी मानकों को सिरे से खारिज करने की उसकी प्रवृत्ति चीन को वैश्विक दक्षिण के भीतर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के कारण चीन में अफीम बड़े पैमाने पर फैली, जिससे समाज में गिरावट और असंतोष फैल गया। इस शोषण के खिलाफ चीन ने विरोध किया, जिससे अफीम युद्ध हुए। लेकिन इन युद्धों में चीन को हार का सामना करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत अपमानजनक था। उसे हांगकांग खोना पड़ा, अपने बंदरगाह जबरन विदेशी सामानों के लिए खोलने पड़े और विदेशियों को कई तरह के विशेष अधिकार देने पड़े। यह घटनाएं चीन की संप्रभुता के गहरे ह्रास का प्रतीक बनी, जो आज भी उसकी राष्ट्रीय सामूहिक स्मृति में गहराई से दर्ज है। चीन का इतिहास में झेला गया अपमान आज उसकी वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को दिशा देता है। हालांकि उसके कई तौर तरीके, जैसे बहुपक्षीयता से दूरी, रिंजाल रणनीति और मानवाधिकारों की उपेक्षा, ग्लोबल साउथ के न्यायसंगत और समावेशी विश्व के आदर्शों से मेल नहीं खाते, फिर भी उसका पश्चिमी वर्चस्व का विरोध उसे इस समूह के साथ एकजुट करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन का उदय मुख्यतः उसी मानसिकता से प्रेरित है जो वैश्विक व्यवस्था में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देना चाहती है। भारत भी वैश्विक दक्षिण का एक प्रमुख स्तंभ है, एक ऐसा देश जिसने आजादी के बाद भी अपनी पहचान को काफी समय तक औपनिवेशिक नजरिए से ही देखा। स्वतंत्रता के बाद नेहरूवादी सोच ने भारत की आंतरिक छवि और उसकी वैश्विक भूमिका को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यह सोच ब्रिटिश शासन और इस्लामी आक्रमणों की विरासत को महिमा देने पर टिकी थी। इससे पश्चिमी मूल्यों के प्रति एक तरह की मानसिक गुलामी को बढ़ावा मिला और भारत की अपनी सभ्यतागत और सांस्कृतिक जड़ों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया गया। लेकिन पिछले एक दशक में स्थितियां बदलने लगी हैं। भारत में अब एक ऐसा सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण उभर रहा है, जिसकी जड़ें उसकी प्राचीन हिंदू विरासत में निहित है। यह पुनर्जागरण भारत पर पड़े सदियों पुराने औपनिवेशिक प्रभावों को पीछे छोड़ते हुए देश की राष्ट्रीय पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के देशों की स्थिति भी कुछ हद तक भारत जैसी ही है। इन क्षेत्रों ने उपनिवेशवाद के गहरे घाव सहे हैं और आज भी कई देश नवोपनिवेशवाद और आर्थिक साम्राज्यवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
हालांकि 20वीं सदी में ज्यादातर उपनिवेशों ने राजनीतिक स्वतंत्रता पा ली थी और एक हद तक वैश्विक मंच पर भागीदारी भी बढ़ाई, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में वैश्विक दक्षिण एक संगठित ताकत के रूप में सामने आया है। उपनिवेशवादी सोच और प्रभाव अब भी मौजूद हैं, पर उन्हें खुलकर चुनौती देने की कोशिश हाल के वर्षों में जोर पकड़ने लगी है। आज ग्लोबल साउथ के नाम पर एकजुट होकर इनमें से कई देश अपने स्वदेशी इतिहासों और सांस्कृतिक विरासतों को पुनः प्राप्त करने की मुहिम में लगे हैं, और वे इस प्रयास में पहले से कहीं ज्यादा मुखर और संगठित हैं। वैश्विक दक्षिण का सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारत की भूमिका। इस समय वैश्विक दक्षिण में एक गहरा सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जोरों पर है, और यह प्रक्रिया पिछले एक दशक में तेजी से आगे बढ़ी है। कैरेबियन देशों में यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन साफ और ठोस रूप से दिखने लगा है। अब वहां कई देश ब्रिटिश राजशाही से अपने पुराने रिश्ते तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। सितंबर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो गई, क्योंकि अब ब्रिटिश राजतंत्र की प्रतीकात्मक सत्ता से पूरी तरह आजाद होने की इच्छा और भी मजबूत हो चुकी है। नवंबर 2021 में बारबेडोस ने खुद को औपचारिक रूप से ब्रिटिश राजशाही से अलग करके एक गणराज्य घोषित कर दिया। डेम सैंड्रा मैसन को बारबेडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। दिसंबर 2024 में जमैका की सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य संवैधानिक राजशाही को समाप्त कर जमैका को एक गणराज्य में बदलना है। वहीं एंटीगुआ और बरमुडा जल्द ही एक जनमत संग्रह कराने की योजना बना रहा है, ताकि यह तय किया जा सके कि ब्रिटिश सम्राट को वहां के राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाया जाए या नहीं। जनवरी 2025 में बेलीज ने उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने अपनी मुद्रा से क्वीन एलिजाबेथ II की तस्वीर हटाकर उसकी जगह पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थानीय नायकों के चित्र छापने शुरू कर दिए। जमैका में एक आंदोलन तेजी से उभर रहा है, जिसमें स्थानीय पाटोआ भाषा को अंग्रेजी के स्थान पर आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग की जा रही है। सेंट लूसिया और डोमिनिका ने भी अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वदेशी भाषाओं को शामिल करके औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वैश्विक दक्षिण के सभ्यतागत और सांस्कृतिक विमर्श को उपनिवेशवाद से मुक्त करने में भारत की भूमिका को संक्षेप में रेखांकित करना बेहद जरूरी है। भारत न केवल इस समूह का एक सदस्य है, बल्कि इसकी एकजुटता और सामूहिक पहचान को आकार देने वाली एक प्रमुख शक्ति भी है। भारत जिस तरह से अपनी प्राचीन हिंदू विरासत और मूल्यों के माध्यम से अपने सभ्यतागत विमर्श को एक नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, वह सांस्कृतिक डीकोलोनाइजेशन का एक ऐसा उत्तम मॉडल बन सकता है, जो वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के लिए मार्गदर्शक बन सके, विशेष तौर पर उन देशों के लिए जो औपनिवेशिक विरासत के महिमा मंडन, अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व और स्थानीय संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और भाषाओं की उपेक्षा जैसे संकटों से जूझ रहे हैं। भारत का वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़ाव भी सभ्यतागत दृष्टिकोण से ही प्रेरित है। भारत का लक्ष्य उपनिवेशवाद से मुक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साझा विमर्श के आधार पर इस समूह को एकजुट करना है। प्रधानमंत्री मोदी की घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया की हालिया यात्रा इस सोच का एक सटीक उदाहरण है। उपनिवेशवाद के खिलाफ साझा संघर्ष, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और समावेशी विकास का संकल्प इन सभी देशों में दिए गए भाषणों के साझा केंद्र बिंदु बनकर उभरे। प्रधानमंत्री ने भारत और वैश्विक दक्षिण के बीच की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का भी जिक्र किया। त्रिनिदाद और टोबैगो में उन्होंने विशेष रूप से गिरमिटिया संस्कृति की साझी सभ्यतागत कड़ी को रेखांकित किया और बताया कि भारत अब गिरमिटिया समुदाय का एक समग्र डेटाबेस तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
यह वही गिरमिटिया समुदाय है जो यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौर में बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर के रूप में भारत से त्रिनिदाद की धरती पर लाया गया था और आज वहां की भारतीय प्रवासी आबादी का मुख्य हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सभ्यतागत दृष्टिकोण और भूराजनीतिक लक्ष्यों को साथ जोड़कर वैश्विक दक्षिण को साझा मुद्दों पर एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, ताकि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की जाए जो वर्तमान व्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा न्यायसंगत हो और सभी देशों को बराबरी के अवसर प्रदान करे। यह दृष्टिकोण कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है: उग्रवाद और आतंकवाद का विरोध, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, विस्तारवाद का विरोध, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, समावेशी विकास का समर्थन और सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से देश के आंतरिक विमर्श और उसकी बाहरी छवि दोनों को पुनः परिभाषित करना। उपनिवेशवाद के मुआवजे की मांग पिछले एक दशक में वैश्विक दक्षिण की एकजुटता ने जैसे जैसे जोर पकड़ा है, वैसे वैसे ऐसे कई मुद्दे जिन्हें अब तक दबा दिया गया था, तेजी से सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में आ रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देश अब न केवल अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को उपनिवेशीकरण के शाप से मुक्त कर रहे हैं, बल्कि पूर्व उपनिवेशवादी शक्तियों से जवाबदेही की भी मांग कर रहे हैं, उस लूट और शोषण के लिए जिसका दंश उन्होंने दशकों तक झेला। इनमें से जो सबसे ज्यादा विवादास्पद और तेजी से उभरने वाली मांग है, वह है कॉलोनियल रिप्रेशंस यानी उपनिवेशवाद के मुआवजे की मांग। कैरेबियन और अफ्रीका के कई देश अब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पूर्व साम्राज्यवादी देशों से खुलकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये पूर्व उपनिवेश अब उस शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए वित्तीय मुआवजा मांग रहे हैं जो उनके नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं पर गुलामी के दौरान थोपी गई थी। कैरेबियन देशों और अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन की एक प्रमुख योजना यह भी है कि वे मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट का गठन करें, जिससे यूरोपीय देशों पर इस बात को लेकर दबाव बनाया जा सके कि वे गुलामी और उपनिवेशवाद की बर्बरताओं के लिए वित्तीय हर्जाना चुकाएं। इस दिशा में ऐतिहासिक पहल नवंबर 2023 में घाना में प्रथम रिप्रेशंस कॉन्फ्रेंस पुनरावृत्ति सम्मेलन के आयोजन से हुई। इस सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें भाग लेने वाले देशों ने मिलकर एक वैश्विक पुनरावृत्ति कोष ग्लोबल रिप्रेशंस फंड स्थापित करने पर सहमति जताई, जिसका उद्देश्य अफ्रीकियों को दासत्व का व्यापार स्लेव ट्रेड की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों में उपनिवेशवाद के मुआवजे के आंदोलन को जो जोर मिला है, उसने ब्रिटेन, जो प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियों में से एक था, पर भारी दबाव डाला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर और किंग चार्ल्स III से अब $261 बिलियन की चौंका देने वाली राशि के मुआवजे की मांग की जा रही है, खास तौर पर अटलांटिक दासत्व के व्यापार में ब्रिटेन की भूमिका को लेकर। वैश्विक दक्षिण के कई नेताओं, विशेष रूप से बारबेडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली, ने पूर्व औपनिवेशिक ताकतों से इस बर्बर इतिहास के लिए खुलकर मुआवजे की मांग की है। मिया मोटली लगातार यह कहती आई है कि पुनरावृत्ति वैश्विक पुनर्संतुलन का एक अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि आज की वैश्विक कूटनीति में हमें गुलामी और उपनिवेशवाद की विरासत का खुलकर सामना करने की जरूरत है। नवंबर 2024 में सामोआ में हुए कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन में औपनिवेशिक मुआवजे की मांग को लेकर माहौल काफी गर्म रहा। इस मुद्दे ने ब्रिटेन को असहज कर दिया, क्योंकि कई देशों ने प्रधानमंत्री कियर स्टारमर और किंग चार्ल्स III की मौजूदगी में ही साफ शब्दों में मुआवजे की मांग रखी। ब्रिटेन ने इन मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और हमेशा की तरह वही पुराने तर्क दोहराए कि अतीत को पीछे छोड़कर हमें अब जलवायु परिवर्तन जैसे वर्तमान मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें वह कुछ सहायता
देने को तैयार है। यह रवैया सम्मेलन में मौजूद देशों के लिए एक तरह से टालमटोल और दिखावटी सहानुभूति जैसा लगा। भले ही भारत ने अब तक औपचारिक रूप से ब्रिटेन से मुआवजे की मांग नहीं की है, लेकिन उसने उपनिवेशवाद की आलोचना करने में कभी संकोच नहीं दिखाया। भारतीय नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे मुद्दे खुलकर उठाए हैं। कुल मिलाकर भारत ने पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने और वैश्विक दक्षिण के साझा मुद्दों पर एकजुटता बनाने में अहम भूमिका निभाई है। साझी परंपराएं, साझा प्रतिरोध ग्लोबल साउथ को एकजुट करने में उसकी साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत की भी अहम भूमिका है। ध्यान से देखने पर हिंदू धर्म और अफ्रीका व लैटिन अमेरिका की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं के बीच कई चौंकाने वाली समानताएं मिलती हैं, खास तौर पर उन परंपराओं में जो ईसाई धर्म के आने से पहले वहां मौजूद थी। इन देशों की एक समृद्ध बौद्धिक विरासत भी रही है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल साउथ का साहित्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाने का एक सशक्त माध्यम बना। साथ ही इनके सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक सोच, दर्शन, कला और स्थानीय ज्ञान परंपराओं में भी आपसी मेलजोल साफ देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीकी जनजातीय संस्कृतियों में कई देवताओं की मान्यता होती थी। हर देवता किसी न किसी विशेष कार्य या प्राकृतिक तत्व से जुड़ा होता था, जैसे पवन देवता या वर्षा देवता। प्रकृति और जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाने वाली यह देवता प्रथा हिंदू धर्म की परंपराओं से काफी हद तक मेल खाती है। लेकिन बाद में ईसाई मिशनरियों के जरिए चलाए गए जोरदार धर्मांतरण अभियानों ने अफ्रीका की कई मूल सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट कर दिया और वहां की सांस्कृतिक चेतना पर एक अब्राहमिक सोच थोप दी गई। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया, जो वैश्विक दक्षिण का एक अहम हिस्सा है, भी अपनी सभ्यतागत विरासत के बल पर एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधा हुआ है। रामायण इस साझा विरासत की एक प्रमुख कड़ी है। चाहे थाईलैंड हो, मलेशिया या कंबोडिया, विविध स्थानीय परंपराएं होने के बावजूद राम कथा की परंपरा एक ऐसा सांस्कृतिक धागा है जो इन्हें आध्यात्मिक और सभ्यतागत रूप से एक दूसरे से जोड़ता है। मौखिक परंपराएं भी ग्लोबल साउथ को जोड़ने वाला एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु है। लोक कथाओं और कहानियों की मौखिक परंपरा ने लैटिन अमेरिका की सभ्यता और समाज को प्राचीन समय से ही समृद्ध और जीवंत बनाए रखा है। उपनिवेशवाद के भारी दबाव के बावजूद स्थानीय विश्वासों और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने में मौखिक परंपराओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत में भी मौखिक संस्कृति की एक जीवंत और समृद्ध परंपरा है। यहाँ की लोक कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, कविता, अभिनय और नाट्य अक्सर एक साथ जुड़ी होती हैं। इन परंपराओं ने ऐसे कलारूपों को जन्म दिया है जिनमें कई विधाओं का सुंदर मेल देखने को मिलता है। इन लोक परंपराओं में बदलाव को अपनाने की अद्भुत क्षमता होती है और हर प्रस्तुति पारंपरिक कला की सीमाओं से आगे बढ़कर एक नई और मौलिक अभिव्यक्ति का रास्ता खोलती है। वैश्विक दक्षिण आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह अपनी साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान के बल पर न सिर्फ आपसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, बल्कि पश्चिमी वर्चस्व वाले विमर्श को सशक्त चुनौती भी दे सकता है। इन देशों के पास अपनी स्थानीय ज्ञान परंपराओं, सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपरागत जीवन दृष्टियों को सहेजने और आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। यदि वैश्विक दक्षिण के देश मिलकर ऐसे संयुक्त मंचों का निर्माण करें जहां इस साझा सांस्कृतिक विरासत को फलने फूलने के पर्याप्त अवसर मिले, तो न सिर्फ गुलामी के इतिहास के अंधेरे पन्नों को पलटा जा सकता है, बल्कि इन राष्ट्रों की पहचान और अस्मिता को भी पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम को औपनिवेशीकरण की छाप से मुक्त कराने में भी वैश्विक दक्षिण निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन वैश्विक दक्षिण की एकता केवल उसके साझा इतिहास या सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं है। आज ग्लोबल साउथ पूरी ऊर्जा के साथ समकालीन वैश्विक मुद्दों के केंद्र में संगठित हो रहा है। उसका साझा एजेंडा एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना करता है जो न्याय संगत हो, जहां सभी देशों को समान अधिकार और अवसर मिले। सबसे अहम बात यह है कि वह ऐसी व्यवस्था की वकालत करता है जो पश्चिमी प्रभुत्व से मुक्त हो। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों के जरिए ग्लोबल साउथ उन मुद्दों को उठाता है जो न केवल उसके अपने लिए अहम हैं, बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्था को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। चाहे बात जलवायु न्याय की हो, हरित ऊर्जा में सहयोग की, आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी की, या निष्पक्ष व्यापार और तकनीक हस्तांतरण की, ये सभी विषय उन ऐतिहासिक अन्यायों को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं जो कभी औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा ग्लोबल साउथ पर थोपे गए थे। साथ ही ये मुद्दे एक ऐसी नई वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में भी योगदान करते हैं जो बहुपक्षीयता और नियम आधारित ढांचे पर आधारित हो, जहां हर राष्ट्र को समान अवसर और न्यायपूर्ण मंच मिले। भारत द्वारा शुरू की गई वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट इस दिशा में एक अहम कदम है। वैश्विक दक्षिण की एकता को मजबूत करने में यह समिट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, खासकर उन मुद्दों को लेकर जो सभी देशों के लिए जरूरी हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी। इसके बाद दूसरा सत्र नवंबर 2023 में और तीसरा सत्र अगस्त 2024 में आयोजित हुआ। हालांकि अभी यह समिट सिर्फ वर्चुअल ऑनलाइन रूप में ही हो रही है, फिर भी यह एक नई वैश्विक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसी व्यवस्था जो लोकतांत्रिक और समावेशी मूल्यों (इंक्लूसिव वैल्यूज) पर आधारित हो। समापन टिप्पणी। अंततः यह समझना जरूरी है कि वैश्विक दक्षिण के संदर्भ में सभ्यतागत और भूराजनीतिक विमर्श एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ग्लोबल साउथ अगर अपनी साझा सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत के बल पर औपनिवेशिक विमर्श को चुनौती दे, तो वह भूराजनीतिक हालात को वाकई में अपने पक्ष में मोड़ सकता है।